what the statement has been given. A bomb of mass 50 kg moving with a uniform velocity of 10 meter per second explodes spontaneously into two fragments of 40 kg and 10 kg. If the velocity of the small fragment, suppose small के जगह पे printing mistake है, larger fragment is 0, then calculate the velocity of the smaller fragment. Is that clear or not? तो बट ऑब्वियस है, टोटल मास ऑफ द बॉम्ब कितना है, 50 kg है. इट इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 10 meter per second, and it get exploded into two mass. One is larger and another is what, smaller mass. ओके तो अगर सपोज लार्जर मास का मास वैल्यू कितना रख रहा हूँ मैं, 40 kg, तो स्मॉलर मास विल बी प्लेस्ड एट विच वैल्यू, 10 kg. नाउ वेलोसिटी इज हाउ मच, 0. बड़े मास का और छोटे मास का कितना है, यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो अकॉर्डिंग टू whether I can say law of conservation of linear momentum, whether I can say initial momentum is equal to final momentum, that is mv is equal to m1 v1 plus m2 v2. m की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू m1 कितना है, 40, बट लार्जर वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0, प्लस m2 कितना है, 10, और ये आपका कितना हुआ, v2. सो फाइनली आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, v2 इज इक्वल टू डैश. चलो विद आई कैन से 500 बाई 10, तो 0 0 गेट कैंसिल, तो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 50 मीटर पर सेकेंड. सिंपल था एग्जाम्पल, जस्ट खाली सब्स्टिट्यूशन ही करना था. इज दैट क्लियर और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर. सो अल्टीमेटली जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट विल बी द केस इन दिस सिचुएशन. ओके, तो बॉम्ब कैसा होता है, इनिशियली इट वाज एट, ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था. तो जब एक्सप्लोड करेगा तो हैवी मास क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आएगा, बट द स्मॉलर मास इज गोइंग टू मूव विथ सर्टन वेलोसिटी. गॉट इट? चलो लेट डिस्कस विद द नेक्स्ट एग्जांपल. अ स्पीयर दिया है ऑफ मास 4 kg कोलाइड विद द वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the wall and rebound in the direction making an angle of 60 degree with its original direction of motion. Find the force on the wall if the ball remain in contact with the wall for 0.1 second. Initial and final velocity are given as equal to 1 meter per second. Okay, चलो ये न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो कुछ इस तरह हम सोचते, सपोज ये वॉल है, अभी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू स्पीयर स्ट्राइक्स हियर, ओके, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ डैश. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसने कितना एंगल फॉर्म किया, 30 डिग्री. तो ये जो भी स्पीयर है, it is moving in this direction and it strikes the wall. okay, ये आपका क्या है, wall है. तो with the wall it makes an angle of how much, 30 degree. अभी जहाँ पे वो स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन ड्रॉ कर देता हूँ. क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, अभी स्ट्राइक करने के बाद में ये बॉल रिबाउंड होता है. तो बट ऑब्वियस है वेदर इट इज गोइंग टू रिबाउंड इन दिस डायरेक्शन. तो इन्होंने कहा कि ये जब रिबाउंड हुआ तो इट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन.
अभी क्वेश्चन में कहा है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ डैश, देखो 60 डिग्री, बट किसके साथ में, विद इट ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होता, तो वेदर इट वुड हैव पास स्ट्रेट, अगर ये वॉल नहीं होता तो ये कैसे पास कर लिया होता, स्ट्रेट। तो विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल फॉर्म करता है, तो लेट दैट एंगल बी व्हाट, 60 डिग्री। ये समझ में आया। तो दिस इज द व्हाट, अगर वॉल नहीं होता तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है इसका, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। गॉट इट। अभी सिंपल सा रूल वंस अगेन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, किसने फोर्स एक्ट किया, स्पीयर ने, फॉर अ टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों भी सेम ही है, दैट इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो फ्रॉम दिस होल स्टेटमेंट वेदर आई कैन से सिंप्लीफाई में कि मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके तो फोर्स मतलब वेक्टर F इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर P बाय डेल्टा T। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर डेल्टा वेक्टर P की वैल्यू पता है तो वेदर कैन फाइंड आउट द फोर्स और नॉट, तो आंसर इज यस। तो डेल्टा वेक्टर P कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बट एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, स्पीयर। तो यहाँ पे इनिशियली जो भी मैं फोर्स फाइंड आउट करूँगा वो फोर्स किस पे फाइंड आउट करूँगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर ड्यू टू द वॉल। ओके, और क्यों, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम किसका हुआ, स्पीयर का हुआ, नॉट वॉल का। एग्जैक्टली तो पहला मेरा टारगेट होगा कि स्पीयर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करूँगा। बाद में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं फोर्स किस पे फाइंड आउट करूँगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल ड्यू टू स्पीयर। ये समझ में आया। ओके क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन मूव कर रहा है, वॉल मूव कर रहा है कि स्पीयर मूव कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर स्पीयर मूव कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका ही चेंज इन मोमेंटम होता है। क्लियर और नॉट। अभी वॉल में क्या इफेक्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन एट द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल। गॉट इट। whether I can call this to be your initial momentum and this will be your what, final momentum. ओके अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा कभी करवाया था कि ये जो स्पीयर है अगर इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो ये इसका टेल हुआ तो इट विल बी लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, ये डायरेक्शन अगर ये है तो आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके अभी ये एंगल 30 डिग्री है तो बट ऑब्वियस है whether I can mark this angle to be dash, vertically opposite angle that is 30 डिग्री, टोटल एंगल 60 है तो बट ऑब्वियस है ये एंगल आपका कितना होगा, तो whether I can mark it as 30, yes। अभी वंस अगेन सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ आपके हिसाब से, तो 90 माइनस 30, तो whether I can mark it as 60 डिग्री और नॉट, yes। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज p cos 60 डिग्री एंड इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस कैन बी रिटन एज p sin 60 डिग्री। सिंपल। नाउ बैक टू दिस पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना है 90, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, तो whether I can mark it as 60 डिग्री और नॉट, yes। तो यहाँ पे मुझे फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना मिलेगा, p cos 60। गॉट इट। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे मुझे p फाइनल अलोंग y एक्सिस क्या मिलेगा, तो whether I can say p sin 60। कोई डाउट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओके वेदर आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, आंसर इज यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम, अभी इसका इनिशियल मोमेंटम का अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम वेदर आई कैन राइट p cos 60 i कैप प्लस p sin 60 j cap, because it lies in first quadrant
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई कॉस फंक्शन एंड साइन फंक्शन दोनों भी क्या रहता है, पॉजिटिव। सिमिलरली पी एफ मतलब क्या हुआ आपका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखो कौन किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है, तो वेद आई कैन से माइनस पी कॉस 60 आई कैप प्लस पी साइन 60 जे कैप। वाई? बिकॉज इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। गॉट इट और नॉट? अब ये इक्वेशन को एबो इक्वेशन में रखूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 60 आई कैप प्लस पी साइन 60 जे कैप माइनस इनिशियल कितना मिला आपको, देखो ऊपर वाला पी कॉस 60 आई कैप माइनस इंटू प्लस माइनस पी साइन 60 जे कैप। अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इज दैट क्लियर? वेदर आई कैन से, अच्छा यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दो, P का मतलब क्या होता है, मोर टू बी प्रिसाइज एम वी कॉस 60 आई कैप प्लस एम वी साइन 60 जे कैप माइनस एम वी कॉस 60 आई कैप माइनस एम वी साइन 60 जे कैप। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला था कि इनिशियल और फाइनल दोनों भी क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेट अवे वेदर आई कैन से कि ये दो टर्म आपका साइन फंक्शन और ये साइन फंक्शन विल गेट कैंसिल बिकॉज एम सेम स्फीयर है, वेलोसिटी भी सेम स्फीयर है, यहाँ पे भी मास सेम है और वेलोसिटी क्या है, सेम है इनिशियल और फाइनल के लिए। गॉट इट? इनिशियल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो आप यहाँ पे यू लिख सकते हो, बट सिंस v इज इक्वल टू विच वैल्यू यू, तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, माइनस विच वैल्यू 2mv cos 60 I cap. Now since once again v is equal to u, equal to which value, 1 meter per second, तो -2 मास ऑफ द स्फीयर कितना दिया है, 4 kg, वेलोसिटी कितना है 1, what is cos 60 can be written as हाफ इंटू विच वैल्यू I cap, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम मुझे क्या मिलेगा, -4 I cap kg मीटर सेकेंड इनवर्स। गॉट इट और नॉट? तो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर का इक्वेशन जो चेंज था, इज दैट क्लियर, वो क्या हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू whether I can say that the force acting on the sphere due to wall will be equal to change in momentum on a sphere upon time. Answer is yes. That is nothing other than -4 I cap by 0.1. ये समझ में आया? तो अल्टीमेटली मुझे आउटकम ऑफ द आंसर कितना मिलेगा, -40 I cap न्यूटन। बट ये किस पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, फाइंड आउट किया फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ड्यू टू वॉल। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये जो भी चेंज इन मोमेंटम हुआ वो किस पे हुआ, स्फीयर पे हुआ, बट मुझे तो फोर्स किस पे फाइंड आउट करना है, तो वेदर आई कैन से दैट आई वांट टू फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ड्यू टू स्फीयर, ट्रू और फॉल्स। तो वेदर आई कैन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction, तो force acting on the wall due to sphere is equal to negative of force acting on sphere due to wall। ओके, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी आंसर कितना है, -40 I cap। सो अल्टीमेटली फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ड्यू टू स्फीयर विल बी +40
50 I cap Newton. So whether I've got the final answer or not, the answer is yes. So this will be your final answer, that is force acting on the wall due to sphere. Is that which has been asked to you? Force acting on the which value? देखो force acting on, find the force on the wall. तो force on the wall मैंने find out किया due to the sphere. इस बात का ध्यान रखना. इस कि आप लोग ये 2 पॉइंट में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे. यहाँ पे कौन मूव करता है? स्पीयर मूव करता है एंड नॉट द वॉल. तो चेंज इन मोमेंटम किसका होगा? वॉल का होगा कि स्पीयर का होगा? तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए कि सर यहाँ पे जो भी चेंज इन मोमेंटम डिस्कस करते हैं वो किसका डिस्कस करते हैं? स्पीयर का. और स्पीयर का चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से हुआ? तो वॉल के वजह से हुआ. इज दैट तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पीयर ड्यू टू वॉल हुआ. इज दैट क्लियर? लेट डिस्कस विद द नेक्स्ट टॉपिक. सेंटर of mass of a rigid body. ओके तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास ही डिस्कस कर रहे हैं, बट कौन से टाइप की बॉडी? रिजिड बॉडी. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अ system of particles in which the relative position of particles remain इनवेरिएंट. रिमेन व्हाट? मतलब उसकी जगह पे से हटेगा नहीं, मतलब रिमेन इनवेरिएंट. वैसे टाइप की बॉडी को हम कौन से टाइप की बॉडी कहेंगे? रिजिड बॉडी. गॉट इट? ओके. द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन इनवेरिएंट इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. चलो तो इसके लोकेशन की बात करते हैं. तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ विच काइंड ऑफ अ बॉडी, इसकी लोकेशन की बात करते हैं. तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन डैश. आपके हिसाब से किस पे डिपेंड करता है? तो वेदर आई कैन से फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन the distribution. It depends on the what? Distribution of mass in the body. and second condition में वो किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द बॉडी पे. किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द बॉडी. गॉट इट और नॉट? शेप ऑफ द बॉडी. ओके. सेकेंड और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंटर ऑफ मास जो भी होता है कोई भी रिजिड बॉडी का, सेंटर ऑफ मास ऑफ विच काइंड ऑफ अ बॉडी? रिजिड बॉडी कैन बी एनीवेयर. कैन बी व्हाट? एनीवेयर. मतलब एनीवेयर मतलब आइदर इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड और आउटसाइड दी बॉडी. अभी आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट थोड़ा बाउंस गया, इनसाइड और आउटसाइड, और वर्ड यूज़ किया एनीवेयर. ओके. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल. सपोज मेरे पास एक रिंग है. अभी आप ये रिंग ले लो, गोल्ड रिंग. अभी गोल्ड रिंग आप जब बोलते हो तो इसका जो भी रिंग है उस पे जो गोल्ड होता है वो कहाँ पे होता है? जो मैं ब्लैक कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ वही है. येस और नो? अभी सपोज रिंग के जगह पे अगर मैंने
कोई डिस्क लिया, क्या लिया मैंने, कोई डिस्क लिया, अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा, इसका जो भी मास जो होगा एग्जैक्टली वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओनली ऑन द डैश सरकमफ्रेंस, येस और नो। और इसके ऊपर जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, थ्रू आउट द बॉडी और नॉट। ओके, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसका जो भी सेंटर ऑफ मास है दोनों का, तो दोनों का अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है, इसको अगर बैलेंस करना है, तो वेदर आई कैन से इट इज आउटसाइड द बॉडी, मतलब रिंग का COM दैट इज सेंटर ऑफ मास कहाँ पे सिचुएटेड है, वेदर इट इज जहाँ पे भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बाहरी सेंटर पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे मास है ही नहीं, फिर भी सेंटर ऑफ बॉडी कहाँ पे है, आउटसाइड द बॉडी। अब इस पे देखो, ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है सेंटर ऑफ द मास, इनसाइड द बॉडी जहाँ पे मास है। समझ में आया कि बाउंस गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ जहाँ पे मास होता है वहाँ पे होता है, एग्जैक्टली इट कैन बी आउटसाइड और इट कैन बी इनसाइड। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो आपके हिसाब से ऑन योर ओन। गॉट इट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। अभी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज दैट क्लियर, तो आप दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के टर्म्स में। एक कैसा हो सकता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप बोलोगे डिस्क्रीट मतलब क्या, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्क्रीट डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, M1, M2, M3, ओके, तो ये सब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऐसे Mn, तो डिस्क्रीट है, अलग अलग। कंटिन्यूअस अगर डिस्ट्रीब्यूशन मास के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो अगर सपोज मैंने कोई एक लंबा सा वायर ले लिया, इज दैट ऐसा लंबा सा एक वायर ले लिया, तो यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेंथ वाइज है, और ये कैसे मैनर में, कंटिन्यूअस मैनर में। कैसे मैनर में है, ये कंटिन्यूअस मैनर में है। तो वी टेक द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिक्स। तो जब भी डिस्क्रीट होता है ना, तब हम लोग हेल्प लेते हैं मैथमेटिक्स की सब्मेशन की, और जब भी कंटिन्यूअस मैनर होता है तब वी टेक द एट दैट टाइम वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने किसका हेल्प लिया, सब्मेशन, और यहाँ पे हम किसका हेल्प लेंगे, मैथमेटिकल चैप्टर इंटीग्रेशन। गॉट इट और नॉट? तो अभी सपोज मैं कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के लो कि मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओरिजिन, ओके। अभी सपोज एक्स, वाई एंड जेड। अभी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सपोज 3D डायमेंशन का है। कितने डायमेंशन का है, 3D डायमेंशन का, ओके। आई बट ऑब्वियस है, जब ये 3D डायमेंशन का ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको 2D दिखाई देगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम कंसिडरिंग हाउ मेनी डायमेंशन, ये कितने डायमेंशन का है आपके पास,
3D डायमेंशन का। ओके अभी इसको हम सिंपल सा एक कैलकुलेशन करते हैं कि इसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में कट करता हूँ, सपोज इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट किया, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट किया, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट किया। ओके तो मैं इसको इस तरह लेबलिंग दे सकता हूँ, लेट दिस स्मॉलर पार्ट बी हैविंग मास हाउ मच dm1 हैविंग पोजीशन वेक्टर r1, अनदर मास कितना लिया dm2 having position vector which value vector r2, another mass okay let it be which value dm3 having position vector which value vector r3। ये पॉइंट समझ में आया? ओके तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो सेम रूल, कोई डिफरेंस नहीं, वेक्टर rcm कैन बी रिटन एज डैश, तो विद आई कैन से dm1 वेक्टर r1 प्लस dm2 वेक्टर r2 प्लस ऐसे n नंबर्स है तो प्लस dmn वेक्टर rn। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, dm इज नथिंग अदर देन स्मॉल मास एलिमेंट, दैट इज डेल्टा m, छोटा सा मास। इज दैट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द होल अपॉन, हम लोग पहले के केस में कैसे लिखते थे, m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 mn वेक्टर r है, तो उसकी जगह पे मैंने स्मॉल मास एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा आपका सब्मिशन आएगा dm1 प्लस dm2 प्लस डॉट 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 dmn। इट इज सिमिलर बट वो डिस्क्रीट में था, ये कंटिन्यूअस मैनर में है। क्लियर और नॉट? समझ में आया? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, कंटिन्यूअस मैनर में, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इन विच ऑर्डर, कंटिन्यूअस ऑर्डर। इज दैट क्लियर? तब हम इसको अगर प्रेजेंटेशन करना है मुझे तो वेक्टर rcm कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर r dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यू dm। आप बोले सर इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि अब ये बात को आपको समझना होगा कि ये जो भी मैंने मास लिया है और ये मास छोटा सा मास एलिमेंट, वेदर ऑल द मास एलिमेंट आर मेड आर ऑफ द सेम बॉडी, जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, यस और नो। सो अल्टीमेटली मास का डिस्ट्रीब्यूशन आप कोई भी पॉइंट पे लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ऑन दिस होल पाथ वेदर इट इज कंटिन्यूअस मैनर और नॉट, एंड अगर सेम एलिमेंट है तो m dm dm2 इक्वल टू ही होगा, समझ में आ रहा है, इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू विच वैल्यू dmn विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली dm ही लिख सकते हो, क्योंकि अगर सपोज मैंने सोडियम लिया है तो सोडियम 1 kg लिया है, या तो गोल्ड समझ लो आप, गोल्ड मैंने 1 kg लिया है, तो इसमें ये जो छोटे छोटे मैं गोल्ड एटम्स कंसीडर कर रहा हूँ वो गोल्ड ही और सर गोल्ड ही है, और ये जो भी गोल्ड लिया है, ये जो भी एटम कंसीडर किया है, एटम का, ये एटम का मास और ये एटम का मास सेम होगा कि डिफरेंट होगा? चलो जल्दी बोलो, ये जो भी एटम है, इस ये एटम सबका मास सेम ही होगा ना, बट उसका पोजीशन वेक्टर सिर्फ अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं हम इसको? इंटीग्रेट करते हैं। अभी सिंस एज आई नो कि व्हेन आई से इंटीग्रेशन ऑफ dm तो इट रिप्रेजेंट टोटल मास, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर rcm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर r dm। ये बात समझ में आया? ओके अभी सिंपल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर हो सकता है, तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप, बिकॉज एक कितना डायमेंशन है आपका, 3 डायमेंशन पहले ही बोल चुका हूं, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से वेक्टर rcm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यू dm। गॉट इट और नॉट? आई बट ऑब्वियस है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
जब वेक्टर RCM की बात करता हूँ तो वेदर आई कैन राइट XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। तो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल XCM और YCM एंड ZCM फाइंड आउट करना है। तो ये जो भी वैल्यू है वेदर आई कैन राइट XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm लिख सकता हूँ। आंसर इज यस, इट इज along x axis. Similarly, YCM can be written as 1/m integration of y dm and ZCM is equal to 1/m integration of z dm. Got it or not? Which represent nothing other than vector RCM, that is equal to XCM I cap plus YCM J cap plus ZCM K cap। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का, इज दैट क्लियर, उसका अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन रखोगे तो इसका कहीं ना कहीं ओके ये सिस्टम का आपको वेक्टर RCM मिलेगा और उसके तीनों भी कंपोनेंट्स होंगे, वन अलोंग x y एंड z, और जो हमने इंडिविजुअली उसका x y एंड z फाइंड आउट किया है। क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? तो यहाँ पे जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था? कंटिन्यूअस। गॉट इट?